नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज फिर से हमको इसरो ने एक ऐसी खुशखबरी दी है कि पूरा विश्व, पूरा भारत सब इसरो की तारीफ पे तारीफ करता जा रहा है और हम सबका सीना चौड़ा हो गया है। जी हां दोस्तों, इसरो ने फिर से एक ऐसा रॉकेट लॉन्च किया है जो इस बार चांद पर नहीं, इस बार सूरज की ओर निकला है। और ये जो रॉकेट है इसका नाम है आदित्य L1। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि ये जो आदित्य L1 है ये क्या सच में सूरज के ऊपर जाएगा, वहां पर लैंड करेगा जैसे चांद पर जाकर के लैंड किया था। और इसके बारे में हम और भी बहुत सारी डिस्कशन करने वाले हैं कि सूरज पर भेजने का मतलब क्या है, क्या करने वाले हैं हम, ये जो रॉकेट जो गया है ये क्या करेगा, इसका काम क्या है। तो ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां आज की इस क्लास में मैं तुमको देने वाला हूं। जी हां साथियों, कुछ दिन पहले आपने देखा था कि हमारा चंद्रयान 3 चांद के ऊपर लैंड कर गया और ये वीडियो में देख रहे हो विक्रम लैंडर ने कुछ फोटोज ली थी चांद की। और आज के दिन 11:50 पर फिर से श्रीहरिकोटा से एक रॉकेट को लॉन्च किया गया और इस रॉकेट का नाम है आदित्य L1। ऐसा कहा जा रहा है कि यह सूरज की सतह पर नहीं जाएगा, सूरज की तरफ जाएगा और जाकर के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करने वाला है। आइए जानते हैं इस क्लास में क्या है पूरी कहानी। देखिए मेरे साथ में साथियों, हम बात कर रहे हैं आदित्य L1 जो कि आज लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और ये जो मिशन है ये काफी टाइम तक चलने वाला है। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सूरज की। तो सूरज जो है ये एक बहुत ही बड़ा स्टार है और हमारा जो पृथ्वी है ये एक ये एक ग्रह है, मतलब प्लैनेट है। तो स्टार और प्लैनेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो स्टार होता है उसके अंदर से, खुद के अंदर से ऊर्जा निकलती है, जैसे कि जो सन है उसकी खुद की लाइट है, अंदर से लाइट निकलती है। जो ग्रह होते हैं वो इनकी ऊर्जा से चमकते हैं या फिर इनकी ऊर्जा की वजह से ये यहां पर खड़े हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी ने अभी थोड़े दिन पहले यहां पर चांद पर एक सैटेलाइट भेजा था चंद्रयान 3 और अब आदित्य L1 को भेज रहे हैं चांद की तरफ, सूरज की तरफ सॉरी। अब होगा क्या देखो, दरअसल हमारा जो चंद्रयान 3 है उसने करीबन 3,83,000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की थी। 3,83,000 लगभग 4 लाख कह सकते हैं हम। ठीक है, 4 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया था। और हमारे यहां से जो सूरज की जो डिस्टेंस है वो ऐसा कहा जाता है करीबन 15 करोड़ है। तो क्या हमारा आदित्य L1 15 करोड़ दूर जाएगा या फिर कहीं बीच तक ही पहुंचेगा? दोस्तों, हमारा जो आदित्य L1 है वो यहां से पृथ्वी से निकल करके करीबन 15 लाख किलोमीटर दूर जाने वाला है। तो सवाल सबके सामने ये आता है, फिर सर हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सूरज पर हमने ये भेजा है? देखिए दोस्तों, बात क्या है, सूरज 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यहां तक अभी तक किसी देश ने कोई भी ऐसा सैटेलाइट नहीं भेजा है जो चांद के जैसे वहां पर जाए, अपना रोवर निकाले और स्टडी करे। ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ है। भारत ने पहली बार सूरज की तरफ मिशन भेजा है। भेजने के कारण अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। दरअसल होता क्या है, देखिए इससे पहले हम आगे की बात पढ़ें, थोड़ा सूरज के बारे में हमको जानना ही पड़ेगा। रीजन क्या है भेजने का, तो जानते हैं सूरज के बारे में। साथियों, जो हमारी पृथ्वी से जो हमारा ये जाने वाला है 15 लाख किलोमीटर दूर जाने वाला है और जहां पर ये जाएगा उसको हम लेग्रांज पॉइंट कहते हैं। लेग्रांज पॉइंट, इसके बारे में अभी समझेंगे क्या होता है, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है L1। लेग्रांज पॉइंट 1 पे हमने भेजा है। क्या होता है लेग्रांज पॉइंट, अभी बताऊंगा। सबसे पहले सूरज के बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसे हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी को अगर हम अंदर से देखेंगे ये बाहर की सतह, अगर हम थोड़ा अंदर जाएंगे ये कोर, मेंटल वगैरह सब आता है, क्रस्ट वगैरह, ये पृथ्वी है पूरी। ठीक है, उसी प्रकार से सन जो होता है ये भी कुछ लेयर से बनता है। सबसे अंदर वाली लेयर को हम कोर कहते हैं, जैसे पृथ्वी की होती है। यहां पर जो तापमान होता है वो बहुत ज्यादा, करीबन 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 15 मिलियन कह सकते हैं हम, इतना डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, और उसके बाद में जो सेकंड जोन होता है वो होता है रेडिएटिव जोन।
थर्ड होता है कन्वेक्टिव जोन, यहां से जो हीट है वो कन्वेक्शन के थ्रू ट्रांसफर होती है, इसीलिए इसको कन्वेक्टिव जोन कहते हैं। उसके बाद का जो आउटर लेयर है इसको हम कहते हैं फोटोस्फीयर। ठीक है, अब फोटोस्फीयर के बाद में दो लेयर एक्चुअल में और होती है, एक लेयर का नाम है क्रोमोसोम और एक लेयर होती है कोरोना। कोरोना, ठीक है। और अब ये जो हमारा जो गया है, जो हमारा आदित्य L1 मिशन, ये बाकी लास्ट वाली जो 3 लेयर्स है, इन 3 लेयर्स के ऊपर जाकर के सारी डिटेल्स लेने वाला है कि वहां पर क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, क्रोमोस्फीयर बोलते हैं इसको। ये है हमारी जो लेयर है, इसको क्रोमोस्फीयर कहते हैं, क्रोमोस्फीयर। ओके, अब हमारा जो आदित्य L1 गया है वो एक्चुअल में ये 3 लेयर के बारे में बहुत सारी जानकारियां जुटाने वाला है। ये 3 लेयर जो आपको दिख रही है, जो सबसे बाहर वाली जो कोरोना लेयर है, यहां पर तापमान बहुत ज्यादा रहता है, बीच में थोड़ा कम रहता है, 5-6 हजार डिग्री सेल्सियस तक रहता है यहां पर फोटोस्फीयर पे। उसके बाद में क्रोमोस्फीयर में तापमान करीबन 20,000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और यहां पर फिर से लाखों डिग्री सेल्सियस पर तापमान होता है, बहुत ज्यादा है तापमान। जो इनर कोर है, यहां पर ये तापमान होने का रीजन है हाइड्रोजन और हीलियम जो गैस होती है इनका फ्यूजन होता है, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनका फ्यूजन होता है, इसी वजह से बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। साथियों, ये जो सूरज है, सूरज से बहुत सारी चीजें निकलती है। हमने सिर्फ लाइट पढ़ा है और हीट पढ़ी है कि सूरज से हमको रोशनी मिलती है और गर्मी मिलती है, हीट मिलती है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सूरज से निकलती है, लेकिन बहुत सारी पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाती है। उसका रीजन है हमारा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर की वजह से वो हमारे यहां तक नहीं पहुंच पाती। क्या क्या निकलती है देखो, सबसे पहला गर्मी निकलती है सन से, हमारे यहां तक पहुंचती है। लाइट निकलती है, हमारे यहां तक पहुंचती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती है, इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलती है, यूवी रेज सुना होगा वो निकलती है, रेडियो वेव्स निकलती है, एक्स रेज निकलती है, गामा रेज निकलती है। लेकिन इनमें से बहुत सारी रेज ऐसी है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं आ सकती। इनके अलावा अब जो मैं बात बताने वाला हूं वो है सोलार स्टॉर्म्स की, मतलब एक तरीके से सूरज से उठने वाले तूफान। जैसे हमारे यहां तूफान आते हैं ना हवा के, वैसे सूरज से निकलने वाले कुछ तूफान निकलते हैं सूरज से, वो भी निकलते हैं। साथियों, ये जो तूफान जो निकलते हैं, ये जो भी हमारे कह सकते हैं वायुमंडल नहीं, वायुमंडल से ऊपर जो भी स्पेस है, स्पेस के अंदर बहुत सारे कण रहते हैं, उनको आयोनाइज कर देते हैं। जैसे मान लो, ये देखो आप, ये मान लो सन है, सन से कुछ सोलर विंड्स निकलती है, जिसकी वजह से यहां पर बहुत सारे जो तत्व होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं, चार्ज पार्टिकल्स जो है वो चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये चार्ज होकर के ये पृथ्वी की तरफ भागते हैं, बहुत भयंकर स्पीड से पृथ्वी की तरफ आते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी की तरफ आने से क्या होता है, हमारे पृथ्वी के ऊपर तुमको पता होगा बहुत सारी सैटेलाइट्स लगाई हुई है। जैसे आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है और मैच कहीं दूर हो रहा है, लेकिन हम यहां पर जोधपुर में, राजस्थान में घर बैठे बैठे देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट्स लगी हुई है। यहां का मैच का जो भी प्रसारण होता है वो सैटेलाइट के पास आता है, सैटेलाइट पूरे विश्व में भेज देती है। वेदर चेक करने के लिए सैटेलाइट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वैसे ही सैटेलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे फोन वगैरह सब चीजें सैटेलाइट पर डिपेंडेंट रहती है। अब ये जो सोलार विंड्स जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स आ रहे हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स, ये ऐसा कहा जाता है कि हमारी सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और नुकसान जब ये सैटेलाइट्स का हो जाएगा तो हम बहुत ही दुविधा में पड़ सकते हैं। बहुत ही मुश्किल से सैटेलाइट वगैरह भेजी गई है। साथियों, हमारा जो मिशन है आदित्य L1 को भेजने का, वो बस इतना सा है कि वो यहां पर जाए और देखें कि ये सोलार विंड्स कहां से आ रही है, किधर से आ रही है, और ये जानकारी हम तक पहुंचाएं ताकि हम अपनी सैटेलाइट्स को बचा सके। अब सवाल ये है, बच्चे पूछेंगे, सच में ऐसा कभी हुआ है या फिर ऐसा सर आप मजाक ही कर रहे हो? साथियों, चाइना में कुछ सालों पहले ये चीज़ हुई है और इसकी वजह से, सोलार विंड्स की वजह, सोलार स्टॉर्म्स की वजह से चाइना की सैटेलाइट्स खराब भी हुई है। और ऐसा कहा जा रहा है 2024 में भयंकर वाले सोलर स्टॉर्म्स आने वाले हैं, 2024 में। इसीलिए भारत पहले से ही तैयारी करके रखा है और वहां पर हमने अपनी सैटेलाइट को भेज दिया है। अब
उम्मीद है ये बहुत सारी जानकारियां जुटाएगा और हमको पहुंचाएगा कि भाई अपनी सैटेलाइट्स को कहां कैसे मैनेज करनी है। साथियों, ऐसे तूफान पहले 1859 में, 1939 समथिंग में आए हुए हैं। हर 12 साल में ऐसा कहा जाता है कि तूफान आते रहते हैं और इस तूफान से हमारा बचना है, यही हमारा परम उद्देश्य है। इसके अलावा कुछ और भी उद्देश्य हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। हम सबसे पहले एक पॉइंट हमारे दिमाग में आ रहा है, ये लैग्रांज पॉइंट। ये लैग्रांज पॉइंट क्या होता है, क्यों यहां पर भेजा हमने, और क्या किसी देश ने इससे आगे भी भेजा है, बात करते हैं। साथियों देखो, अगर मैं यहां पर पृथ्वी के ऊपर खड़ा हूं तो मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगेगा। मैं कोई भी चीज को ऊपर फेंकता हूं वो वापस नीचे गिरने वाली है, क्योंकि ग्रेविटी इसको खींच रही है। वैसे भी चांद जो होता है, चांद भी कुछ चीजों को खींचता है, इसकी भी ग्रेविटी होती है। सन जो है, इसकी खुद की भी ग्रेविटी है, ये भी काफी चीजों को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, ये सबको पता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, कोई भी मास पर की चीज होती है वो दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। साथियों, लैग्रांज पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर अगर हम किसी चीज को भेजेंगे यहां पर, तो सूरज की जो खींचने वाली क्षमता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और पृथ्वी की जो खींचने वाली क्षमता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों बैलेंस हो जाएगी और ये एक ही जगह पर खड़ा रहेगा। इसको बोलते हैं लैग्रांज पॉइंट। लैग्रांज पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर ना सन का ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा ना पृथ्वी का करेगा, दोनों मैनेज बराबर हो जाएंगे और ये भैया यहीं पर रहेगा। इसको ये वहीं पर तैरता रहेगा। इसको ज्यादा उड़ने के लिए फ्यूल की जरूरत नहीं है। अभी हम इसको भेजेंगे तो फ्यूल लगेगा, थोड़ा खर्च होगा, पेट्रोल डीजल जाएगा ना जाने में, लेकिन यहां पर भेजने के बाद में ये आराम से अपना काम कर सकता है। दोस्तों, यहां तक जाने में इसको 125 दिन लगने वाले हैं, 125 डेज, और यहां पे पहुंचने के बाद में ये कुछ ऐसे इलेप्टिकल ऑर्डर के अंदर ऐसे घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, और ये कहा जा रहा है कि करीबन 5 साल तक ये यहीं पर घूमेगा और हमको जानकारियां देता रहेगा। 5 साल। अब ये जो लैग्रांज पॉइंट है L1, ये सिर्फ एक ही नहीं है लैग्रांज पॉइंट। ये L1 वाला जो है, ये L1 है, एक है। इसके अलावा 4 लैग्रांज पॉइंट और बनाए गए हैं। टोटल कहते हैं कि 5 लैग्रांज पॉइंट है जो ऐसे बनाए गए हैं। देखो साथियों, ये पृथ्वी है, ये मून है और ये सन है। इस सन के पास सबसे पहला ये लैग्रांज पॉइंट 1, लैग्रांज पॉइंट 2 जहां पर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप छोड़ा हुआ है, लैग्रांज पॉइंट 3, 5 और ये 4, ये 5 लैग्रांज पॉइंट ऐसे हैं जहां पर दोनों का जो फोर्स है वो बराबर हो जाता है। ठीक है, इस लैग्रांज पॉइंट पर नासा ने, यूरोपियन एजेंसी ने भी पहले सैटेलाइट्स भेज चुके हैं और वहां पर वर्क भी कर रही है। नासा ने अभी तक सबसे दूर जो सैटेलाइट भेजी है, जो रॉकेट भेजा है, वो करीबन 63 लाख किलोमीटर है। कितना? 63 लाख। हमने तो अभी 15 लाख किलोमीटर भेजा है, नासा ने 63, 65 समथिंग ऐसा ही कुछ डाटा है। इतना दूर यहां तक भेज दिया है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं और जानते हैं कि ये जो हमारी जो गई है रॉकेट जो गया है, इसमें क्या है एक्चुअल में। इसमें 7 पेलोड साथ में भेजे हैं, मतलब 7 डिवाइसेस साथ में भेजे हैं जो अलग अलग काम करने वाले हैं। क्या है वो, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं तुमको एक फोटो दिखाता हूं। ये फोटो आप देखो, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न लाइट्स। ये आपको नॉर्वे वगैरह जो आइसलैंड देश है वहां पर देखने को मिलेगा। ये कब होता है, जब हमारी सोलर स्टॉर्म्स जो है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से जब मिलते हैं। सोलर स्टॉर्म्स मैंने भी बताया था ना, जो तूफान है वो जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से मिलते हैं तब हमको ये नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हमारे आदित्य L1 की। इसका मकसद क्या है और इसके अंदर क्या क्या लोड्स हैं, देखते हैं साथियों। तो मकसद देखिए, सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहला क्रोमोस्फेयर कोरोना के बारे में बातचीत करेगा, जो मैंने अभी बताया तुमको। क्रोमोस्फेयर और कोरोना के बारे में बात करेगा और कुछ कोरोना हीटिंग मैकेनिज्म के बारे में बात करेगा और जो हमारे तूफान आने वाले हैं उसके बारे में बात करने वाला है। अब देखिए 7 पेलोड्स ही जो देखिए आप इसमें देखो, सूट, वेल्क, पापा, मैग्नेटोमीटर और भी कुछ चीजें हैं जो भी मैं तुमको डिटेल में दिखाने वाला हूं। ये फोटो आप देख लीजिए जो इसमें अंदर पड़े हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि नंबर 1 जो है वो है विजिबल एमिशन लाइन। ये कोरोनोग्राफर, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ,
ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे आदित्य L1 में लगा हुआ है और इसका काम है कोरोना को चेक करना। और ये किसने बनाया है? ये बनाया है बेंगलुरु की टीम ने बनाया है इसरो के साथ कोलैबोरेट करके। नंबर सेकंड पे आता है सोलेक्स या फिर हम कह सकते हैं हेलियोस। ये क्या है? सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। ये जो एक्स-रेज जो होगी उन एक्स-रेज को चेक करने वाला है और ये किसने बनाया है? ये भी बेंगलुरु की टीम ने बनाया है। ये 3 डिवाइस हो गए टोटल। पहला कौन सा हो गया? वेल्क, दूसरा कौन सा हो गया? सोलेक्स और तीसरा हो गया HEL10OS। ठीक है। नंबर 4 है हमारा सूट, जिसको बोलते हैं सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये क्या करने वाला है? ये हमारे फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर जो है इनके इमेजिंग करने वाला है, इनकी फोटोज देने वाला है। ये भी इसरो ने ही बनाया है पुणे के अंदर। ठीक है। इसके बाद में जो 2 आते हैं वो है हमारा, एक तो आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, इसको हम एस्पेक्स कहते हैं, और दूसरा है पापा, जिसका नाम है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। इनका काम है सोलर विंड को स्टडी करना। तो ये हो गए हमारे 6 और लास्ट वाला है मैग। मैग क्या होता है? मैग्नेटोमीटर। ये पेलोड जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को चेक करने वाला है। मतलब 7 ऐसे डिवाइसेस जो है इसके अंदर लगे हुए हैं। उम्मीद है आपको ये पेलोड समझ में आए होंगे। दोस्तों ये ऐसे यहां पर जाने वाला है, अर्थ से, पृथ्वी से जाएगा इस पॉइंट पर L1 पर और ऐसे घूमने वाला है। 5 पॉइंट मैंने आपको दिखा दिए अच्छे से कहां कहां पर है। और बाकी जो उम्मीद है कि 125 दिन में ये सक्सेसफुली वहां पर पहुंच जाएगा और पहुंचने के बाद में अच्छे से ये वर्क करने वाला है। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और हम कोशिश करेंगे, हम दुआ करेंगे कि जल्दी से ये अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे और भारत को फिर से गौरवान्वित होने का मौका मिले। जी हाँ साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। कोई अच्छी न्यूज़ आते ही आपके सामने मैं पेश हो जाऊंगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी साथ में दबाएं। मिलते हैं फिर से। जय हिंद, जय भारत।